पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सटीक। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत त्रिवेदी जी। अजीत जी, आज लालू यादव और तेजस्वी यादव ने एक नई चाल चली। नीतीश कुमार और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की, जबरदस्त सेंधमारी की कोशिश की गई है। फलाफल कितना मिलेगा, यह विधानसभा चुनाव बताएगा। देखिए, आज राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल बनाए गए। बहुत ही पुराने नेता, उम्र 76। तो आप कह सकते हैं कि राजद ने फिर से, जगदानंद सिंह मुक्त हुए, मगनी लाल मंडल आए, तो राजद ने फिर से भविष्य का नेतृत्व नहीं तलाशा है, वर्तमान की चुनौतियों को समझा है और वर्तमान को समझते हुए मगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जगदानंद सिंह राजपूत थे और मगनी लाल मंडल धानुक जाति से आते, मिथिलांचल से आते हैं, मधुबनी से आते हैं, सांसद रहे हैं झंझारपुर से, और विवादों में भी रहे हैं और विचरते रहे हैं पार्टियों में। बहुत पुराने नेता हैं। तो धानुक जाति से, देखिए, बिहार में एक बात कही जाती है और 2010 के चुनाव तक या 2015 के चुनाव तक कि कुर्मी, कोयरी, धानुक, ये तीनों एक ही हैं। लेकिन कुर्मी कोयरी मतलब कुर्मी और कुशवाहा दोनों ओबीसी में शामिल हैं, धानुक ईबीसी में शामिल है। 2.14% आबादी है 2023 की जातीय गणना के हिसाब से धानुक जाति की। तो लालू यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की और सफलता भी मिली। देखिए, कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्रों में जहां प्रभाव है, किस तरीके से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। फिर आरा में भी आरके सिंह हारे तो कुशवाहा वोट बैंक कारण बना। बक्सर में सुधाकर सिंह जीते, मिथिलेश तिवारी हारे, तो वहां भी कुर्मी कोयरी वोट बैंक में दरार पड़ा। बसपा के उम्मीदवार अनिल कुमार थे, जाति से कुर्मी, उन्होंने भी सेंधमारी की। जहानाबाद की लड़ाई पहले से स्पष्ट है, कुशवाहा बनाम भूमिहार की लड़ाई। तो मगनी लाल मंडल को धानुक समाज इधर के दिनों में पिछले कुछ वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहा था अपने को, कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। अभी आगे कुछ दिनों में धानुक जाति के नेताओं का, धानुक जाति के लोगों का एक सर्वदलीय सम्मेलन भी होने जा रहा है। तो लालू यादव की कोशिश यह है कि अब धानुक जाति में भी सेंधमारी करते हैं और मिथिलांचल के कई लोकसभा क्षेत्रों में रामप्रीत मंडल को आप जानते हैं, झंझारपुर से चुनाव जीतते हैं, वह भी धानुक ही है। मगनीलाल मंडल इस उम्र में क्या करेंगे, देखने की बात होगी। जेडीयू में भी रहे, पिछले 5 महीने पहले ही आए थे आरजेडी में, इसके पहले भी लालू यादव के साथ रहे हैं। 2009 में जब सांसद बने थे तो इन्होंने 2 शादियां की और 2009 के निर्वाचन, मतलब जब यह चुनाव लड़ने को गए और इन्होंने शपथ पत्र दायर किया, तो पहली पत्नी की जानकारी छुपा ली थी। इस आधार पर इनके निर्वाचन को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने इनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर से इनका निर्वाचन वैध घोषित किया गया था। लेकिन यह मसला नहीं सुलझा था, यह मसला खत्म नहीं हुआ था, यह चुनौती अस्वीकृत नहीं हुई थी कि इन्होंने 2 शादियां की है। देखिए, 2 शादियों की बात क्यों हो रही है, यह बात समझने के लिए, लेकिन पढ़े लिखे हैं, वो लोचा नहीं है। 1971 में इन्होंने एलन मिथिला यूनिवर्सिटी से एमकॉम की परीक्षा, उस जमाने में एमकॉम कर जाना बड़ी बात होती थी। तो अब धानुक जाति, और देखिए, यदि हम एनडीए के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कह सकते हैं कि चयन तो लालू यादव ने किया है, तेजस्वी यादव ने किया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को खुश रखना अब एनडीए की और बड़ी जिम्मेवारी बन गई है। बाकी अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले एक तो जो लीडरशिप की बात है आरजेडी की, तो ये अभी वर्तमान के लिए है, जैसा आपने कहा कि ये अभी की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अगले 4 महीने के लिए ये एक टैक्टिकल दाव है। ये कोई बड़ा लंबी स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है, ये कोई बड़ी स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं, ये टैक्टिक्स का पार्ट है। ये टैक्टिकल एक डिसीजन है कि आपने 76 साल के एक बुजुर्ग नेता को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और वो ईबीसी जाति से आते हैं, ईबीसी में भी धानुक जाति से आते हैं। जी। तो ये एक टैक्टिकल डिसीजन है, ये लीडरशिप के लिए नहीं था। आरजेडी का लीडरशिप आप उसके लिए नहीं था, क्योंकि आरजेडी के लीडरशिप का, जैसा आपने कहा, उसी शब्दावली में कहें
तो आरजेडी का जो अतीत का लीडरशिप था वही वर्तमान का है और वही भविष्य का लीडरशिप होगा। बिल्कुल। मतलब वहां लालू यादव थे, लालू यादव हैं, लालू यादव ही रहेंगे। मतलब अब लालू यादव थे, बाद में उनके प्रतिरूप के रूप में राबड़ी देवी रही, फिर तेजस्वी यादव है, फिर आगे अपना तेजस्वी यादव के बच्चे होंगे या उनके भाई बहन जो उसमें से हो तो तेजस्वी यादव बिहार को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी युवा बन रहा है, बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन 76 साल के मंगनीलाल मंडल बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष के लिए काबिल समझे गए। हाँ, तो वो टैक्टिकल है, अभी के लिए है, 4 महीने के लिए। जो जैसे लीडर है ना, भविष्य के नेता भी तेजस्वी हैं और उसके भविष्य के नेता भी तेजस्वी उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति होगा। तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई युवा प्रदेश अध्यक्ष बना भी देते तो ऐसा नहीं होता कि पार्टी में उसकी बड़ी लीडरशिप बन जाती। वो नहीं बन, वहां लीडरशिप नहीं बनी है किसी की, वहां लीडरशिप की जगह वैकेंट नहीं है। वहां आपको पद मिलेगा, जिस पद पर आपको रखा जाएगा उस पद पर बैठना है, वहां लीडरशिप की जगह खाली नहीं है। अब रही मंगनीलाल मंडल की बात ज्ञानेश्वर जी, तो ये दूसरी बार हमको लग रहा है कि गैर यादव पिछड़ा बनाने का एक प्रयोग पहले भी किया था लालू यादव ने। रामचंद्र पूर्वे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो थे प्रदेश अध्यक्ष थे, और ऐसा नहीं है कि वो कोई गैर यादव पिछड़ा वोट ऐड कर रहे थे आरजेडी के किटी में। आरजेडी में वो कोई नहीं वोट ऐड कर रहे थे, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं वो समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता और जाता भी था बीजेपी को। उनके लिए खुद से भी चुनाव लड़के जीतने की कोई संभावना कम ही रहती थी रामचंद्र पूर्वे की। वो एमएलसी ही रहे ज्यादातर समय, या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो उसी प्रयोग को, लेकिन इस बार एक होशियारी की है इन्होंने कि जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है उस ग्रुप से एक व्यक्ति को चुना है। आप अगर कोई दूसरा गैर यादव पिछड़ा ले आते, अगर वो वैश्य कम्युनिटी का होता, गैर यादव कोई ईबीसी ले आते, कोई अत्यंत पिछड़ी जाति का ले आते जो बीजेपी जेडीयू का कोर वोट है, उसमें आपको ज्यादा लाभ नहीं होना था। ये सबसे वल्नरेबल ग्रुप जो है वो कोयरी, कुर्मी, धानुक का है। और ये वल्नरेबल क्यों है ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इसके चूंकि लीडरशिप का क्राइसिस इस ग्रुप में दिख रहा है। क्राइसिस इसलिए दिख रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, नीतीश कुमार का सूरज अस्त होने को है, और वो जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन आएगा ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि नीतीश ने अपने जीते जी कोई नेतृत्व आगे किया नहीं। बीजेपी के तरफ से भी कोयरी समाज से उन्होंने आगे किया हुआ है सम्राट चौधरी को, लेकिन वो आगे बढ़ाते हैं 4 कदम और फिर 2 कदम पीछे खींच लेते हैं, बीजेपी वाले खुद ही खींच लेते हैं। तो वहां से भी कोई मैसेज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ सहमत का खेल बार बार चलता रहता है। जब वो चुनाव लड़ने गए तो वहां उनको बीजेपी के लोगों की साजिश में वो हार गए, राज्यसभा भेजा गया तो राज्यसभा कम कर दी गई, और अब 1 साल हो गई है, मंत्री बनने की चर्चा भी चली रही है। तो लीडरशिप का क्राइसिस है। धानुक समाज से अभी कुछ दिन पहले जेडीयू ने भेजा, लखीसराय इस इलाके से एक व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा, वो धानुक समाज से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो कोई शंभू पटेल संभवतः कुछ इस तरह का उनका नाम, शंभू पटेल, बिल्कुल शंभू पटेल, तो वो धानुक समाज से आते हैं। लेकिन उन्होंने बनने के बाद से कोई एक्टिविटी हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि इस समाज को एकजुट करने और एनडीए के साथ जोड़े रखने के लिए उन्होंने कोई एफर्ट लिया। वो बन के चले गए, एक सर्टेन परिस्थिति में वो बन के चले गए। उसके अलावा उन्होंने कुछ राजनीति नहीं की। और लोकसभा चुनाव की मिसाल आपने दे दी, जब कोयरी वोट टूटा, उस समय कुर्मी वोट थोड़ा कम टूटा, क्योंकि कुर्मी नीतीश कुमार के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनका वोट कम टूटा। लेकिन कोयरी वोट टूटा, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जिनको रिपोर्ट गई है, सम्राट चौधरी ने भी इसको एनालिसिस किया है, पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी एनालिसिस किया है, और सब ये मान रहे हैं 6 ही सीट का रहे या 5 ही सीट का रहे, लेकिन उतनी सीटों पर वोट टूट के गया है आरजेडी, मतलब इंडिया ब्लॉक की तरफ। बिल्कुल। अब ये टूट के जो वोट गया है वो क्यों टूट के गया? वो तो इसलिए टूट के गया क्योंकि वहां लगा कि कोई समाज का व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, मजबूत स्थिति में है, तो उसको चुनाव जिताते हैं। तो ये इस बात की क्या गारंटी है कि विधानसभा चुनाव में अगर ये चीज दिखेगी तो कोई वोट नहीं टूटेगा? तो कोयरी वोट और धानुक वोट, देखिए अभी नीतीश कुमार ने भी एक कोशिश की थी, वो सफल नहीं हो पाया। जब आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कराई गई, तो एक उम्मीदवार जेडीयू ने बनाया था शेखपुरा के शायद ललन प्रसाद को, वे जाति से धानुक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सुनील सिंह की सदस्यता बहाल हो गई, इसलिए वह बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सके। तो धानुक जाति के वोटरों पर नजर है, और इसी नजर के कारण लालू प्रसाद ने इधर नजर गड़ा दी कि चलो इनके बीच कुछ संगवारी करते हैं। और आपने देखा ना कि मुंगेर के ही संसदीय चुनाव को देख लीजिए, जहां अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो चुनाव लड़ रही थी, तो वहां क्या हुआ था? वहां कुर्मी धानुक, कहा जाता है कि अनीता महतो धानुक हैं, तो वहां लड़ाई, ललन सिंह के खिलाफ लड़ाई में देखिए वहां कुर्मी और धानुक का मत भी टूटा था। यह बात सच है अजीत जी? हाँ, बिल्कुल सच है। वो तो हमने कहा ना, कुर्मी का वोट भी टूटा, लेकिन कम टूटा। और जहां की आप बात कह रहे हैं वहां लड़ाई हो गई
अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई होगी। अब उस अगड़े बिल्कुल। पिछड़े की लड़ाई में वोट का अलग तरीके से वहां का डायमेंशन हो जाता है। तो हम्म। ये जो नजर होने की बात आप कह रहे हैं ना, ये नजर है धानुक वोट पर, और इसलिए हम्म। नजर है क्योंकि वो लग रहा है कि इस जाति के भीतर एक महत्वाकांक्षा भी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, सत्ता में हिस्सेदारी की महत्वाकांक्षा है, और पॉलिटिकल अपना क्लाउड, अपना वजन बढ़ाने की एक इच्छा भी है, वो चाहत भी है। तो बिल्कुल। इसलिए उसको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। अब धीरे धीरे सारी जातियों में ज्ञानेश्वर की ये बात आती जा रही है, जिसको जो हम्म। सबसे कमजोर जाति है उसको भी अपनी आबादी का एहसास हो गया है, और उसको लग रहा है कि भाई हमको हमारी भी जगह होनी चाहिए है राजनीतिक सत्ता में। बिल्कुल। इन जातियों को थोड़ा पहले हुआ, जब यादव को मिल गई सत्ता, उसके बाद कुर्मी को मिल गई, तो कोयरी और धानु की ये दो जातियां थी जिनको सबसे ज्यादा लगा कि भाई यादव को हो गया, कुर्मी का भी हो गया, अब कोयरी का होना चाहिए है, धानु का होना चाहिए। जबकि तो मेरी सामान्य समझ ये है अजीत जी की, देखिए पहले के जमाने में अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता था। आजकल के अध्यक्ष तो रबर स्टाम्प हो गए। जगदानंद सिंह भी क्या करते थे, देखिए उन्होंने कार्यालय में अनुशासन भले बहाल कर दिया था, लेकिन जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुहर लगती थी, मुझे याद है एडी सिंह राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जा रहे थे और जगदानंद सिंह को पता भी नहीं था कि ये एडी सिंह कौन है। तो आजकल तो आप किसी भी पार्टी की बात कर लें, चाहे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की बात कर लें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बात कर लें, अब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष मनोज राम की भी बात कर लें, देखिए जो असली नेतृत्व है, हाँ राजेश राम की, तो जो अब असली नेतृत्व है वही डिक्टेट कर रहा है कि आपको ये करना है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, यह बात समझ में भाजपा में भले कभी हो जाए, कहीं हो जाए, दूसरी बात नहीं, भाजपा में होता रहा है, भाजपा में हो सकता है। बिहार में तो अभी मुख्यमंत्री बना नहीं, लेकिन कई जगह भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और उसके जो बड़े नेता थे प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री हुए। इन जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, इसमें प्रदेश अध्यक्षों का कोई मतलब नहीं होता है। आपने उमेश कुशवाहा का ठीक एग्जाम्पल दिया, वो विधायक हो जाए, एमपी हो जाए, कभी वो अलग चीज है, लेकिन लीडरशिप नहीं उनको मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता है, ठीक बात है, उनको कोई नहीं जानता है। और जगदानंद सिंह निजी तौर पर बड़े नेता थे, लोग उनको जानते थे, मीडिया में उनको कवरेज मिलती थी, नहीं तो मंगनी लाल मंडल भी पुराने नेता है, तो अपना कवरेज उनको इस नाते मिलेगी कि पुराने नेता है। न डिसीजन जगदानंद सिंह से पूछ के होता था और न डिसीजन मंगनी लाल मंडल से पूछ के होता। बिल्कुल। ये प्रतीकात्मक चीजें हैं, प्रतीकात्मक रूप से इन लोगों को बिठाया जाता है एक चीजें दिखाने के लिए। और आजकल प्रतीकों का भी महत्व होता है, आजकल क्या राजनीति में हमेशा प्रतीकों का महत्व होता है। तो एक प्रतीक होता है, उस प्रतीक के आधार पर कुछ आप मैसेज देते हैं मतदाताओं के, तो वो मैसेज मंगनी लाल मंडल से गया है। और उस धानु के साथ साथ एक मैसेज ये भी जाएगा कि ईबीसी अध्यक्ष है, अत्यंत पिछड़ी जाति का एक अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये एक मैसेज अपने आप में जाएगा, क्योंकि वो समूह 36% वोट का है। तो 36% वोट आप नंबर्स में देखें, एब्सोल्यूट नंबर्स में ज्ञानेश्वर, तो 4,70,00,000 एक समूह है जिसका वोट है 4,70,00,000। किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को चुनाव जिता देने में अकेले ही बहुत है ये जो ईबीसी का समूह है। नहीं, 4,70,00,000 आबादी होगी, वोटर तो नहीं होंगे ना। आबादी 4,70,00,000 आबादी की बात है, चूंकि तो जो जाति जो जनगणना हुई थी वो तो आबादी की ही गणना थी, वो तो मतदाता सूची नहीं थी, तो उसके हिसाब से आबादी 4,70,00,000 है। तो उतनी आबादी किसी को भी उसी अनुपात में वोट भी होगा। तो अगर बिहार में 14 करोड़ आबादी में 4,70,00,000 उनकी आबादी है और 10 करोड़ अगर वोटर है, तो उनका 3,60,00,000 वोटर होगा। तो ये जो वोटर है, ये किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को चुनाव जिता सकता है। और इसका 3/4 वोट जाता है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जब दोनों साथ रहते हैं, तो इसका 3/4 वोट जाता है। हम लोग पहले भी एक बार डिस्कशन कर चुके हैं कि ईबीसी का 3/4 वोट अगर गया, इसका मतलब 27% वोट तो उसका भी सुरक्षित है। अगर आरजेडी कहती है कि हमारे पास 32% वोट सुरक्षित है, तो उसका भी तो 27% एक ही चंक सुरक्षित है उसका, अत्यंत पिछड़ी जातियों का। तो उसमें भी सेंध लगाना है। मतलब एक तो जेडीयू बीजेपी का जो कोर वोट है, कोयरी कुर्मी धानुक का जो वोट है 9-10% का एक चंक है, इसमें एक सेंधमारी करनी है और ये टैक्टिकल तरीके से करनी है। और दूसरा ईबीसी में जो वोट में सेंध लगाना है, वो धारणा बना करके, परसेप्शन क्रिएट करके, नैरेटिव बिल्ड करके करना है। तो जैसे एक तो टैक्टिकल हो गया कि आप धानुक प्रदेश अध्यक्ष बनाए, वो घूमेंगे, मंगनी लाल मंडल पुराने नेता है, उनको वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको परिचय नहीं देना है कि उमेश कुशवाहा की तरह कि हम कौन है, कहां से आए। तो धानुक उनका मंगनी लाल मंडल की पहचान है, वो अपनी पहचान के आधार पर राजनीति करेंगे। और आरजेडी, इसका मतलब ये जो मंगनी लाल मंडल का जो प्रयोग है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग इसके आगे की सोचे, अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हम लोग ये सोचें, तो ये साफ दिख रहा है कि अगले इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपना जो अत्यंत पिछड़ी जातियों और जो अन्य गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, उनको पर्याप्त संख्या में टिकट देने जा रही है। यादव की टिकट भले थोड़ी कम हो जाए,
लेकिन पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति, और उसमें भी कुर्मी कम, कोयरी और धानुक बहुत ज्यादा टिकट देंगे लोग। हाँ नहीं, ये साफ तो दिख रहा है। अजीत जी, सेंधमारी के 3 रास्ते साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। दिख रहे ये हैं। देखिए, कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश पहले से शुरू है। फिर देखिए, मुकेश सहनी के बहाने मल्लाह बिल्कुल। वोटर में मुकेश सहनी को किसी भी कीमत पर महागठबंधन में रखना तेजस्वी यादव ने ठान लिया है। अब तेजस्वी यादव ने ठान लिया है, मुकेश सहनी का मन कुछ और हो जाए, क्योंकि उधर भी रेड कारपेट बिछा ही रहता है, और अब इधर धानुक। तो ये 3 सेंधमारियों की कोशिश हो रही है। और एक बात मुझे और लगता है कि देखिए, जिस तरीके से मंगनी लाल मंडल बना दिए गए, कई नामों की और चर्चा थी कि भाई शिवचंद्र राम अध्यक्ष बन सकते हैं, आलोक मेहता अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इन दोनों नामों पर विराम लग गया। 12 जून को महागठबंधन की बैठक भी हुई थी, इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी। तो एक सहमति तो यह बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि जो राम वोट पर जो डकैती डालने का प्लान है या प्लान था, अब वह कांग्रेस ही उसे पूरा करे। कांग्रेस के जिम्मे यह जिम्मेवारी दे दी गई। इंडिया ब्लॉक में यह सहमति तो बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, राजेश राम के अध्यक्ष बनते ही यह तय हो गया था कि अब शिवचरण राम नहीं बनेंगे, अब कोई दलित अध्यक्ष बीजेपी मतलब आरजेडी प्रदेश में नहीं बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने बना दिया। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी दलित हैं, तो अब इंडिया ब्लॉक को उसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो अत्यंत पिछड़ी जाति है वो मुकेश सहनी और अभी प्रदेश अध्यक्ष बना करके मंगनी लाल मंडल को आगे करके इन लोगों ने, आरजेडी ने एक तरह से इसको पूरा इंडिया ब्लॉक का दाव माने हम लोग। और आलोक मेहता ऑलरेडी है, जो जिनको बीजेपी में आरजेडी में हमेशा महत्व मिलता रहा है, वो महत्वपूर्ण अगली पंक्ति के लीडर माने जाते हैं, वहां है। तो ये कोयरी, कुर्मी, धानुक तीनों को साधने का जो आरजेडी का दाव है ये चलेगा। इससे आप जेडीयू और बीजेपी के का एक जो दाव लौकु समीकरण है उसमें से, और धानुक के चलिए ईबीसी में, तो ईबीसी का भी वोट, ईबीसी में भी इस बार मल्लाह धानुक तो हो ही गया। मल्लाह धानुक तो आपने डायरेक्टली एड्रेस कर लिया उसको। ओवरऑल जो हमने कहा ना कि टैक्टिकल सीट बंटवारे में सीटें ज्यादा दे करके आप कोयरी, कुर्मी और धानुक वोट अपने साथ ले आने की कोशिश करेंगे। अशोक महतो को भी साथ रखा ही है ना, अशोक महतो को साथ रखा ही है। इसमें कुर्मी कम, कोयरी और धानुक पर ज्यादा फोकस होगा। मतलब कुर्मी और धानुक टिकट, कोयरी और धानुक टिकट ज्यादा पाएंगे इंडिया ब्लॉक की तरफ। और उसमें सिर्फ आरजेडी टिकट नहीं देगी, उसमें कांग्रेस भी देगी और लेफ्ट की पार्टीज खासतौर से सीपीआईएमएल की तरफ से भी टिकटें दी जाएंगी, कोयरी को भी और धानुक को भी, क्योंकि वो उस इलाके में अपना लेफ्ट का जो असर है उस असर का फायदा भी उठाना है। और ईबीसी का वोट लिया जाएगा परसेप्शन के स्तर पर। देखिए, कोयरी, कुर्मी, धानुक में, कोयरी, कुर्मी में आरजेडी कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकती है। और देखिए, याद रखिए, धानुक वोटरों पर कब से डोरा डालने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार। प्रगति मेहता हिंदुस्तान अखबार के मुजफ्फरपुर के संपादकीय प्रभारी स्थानीय संपादक हुआ करते थे। उन्हें संपादक के पद से इस्तीफा दिलाकर, धानुक जाति के हैं, उन्हें मुंगेर से चुनाव लड़वाया था लालू यादव ने। 2009, मुझे लगता है 2009 या 2014, 2009 ही का है ना, 2009 में चुनाव लड़वाया था। तो यह कोशिश लालू यादव बहुत पहले से करते रहे। अब देखिए, उन्हें एक मुकाम मिला, मंगनी लाल मंडल आ गए, कई पार्टियों से विचरते हुए हमने कहा है कि जेडीयू में भी रहे, पहले आरजेडी में भी रहे और जेडीयू में सस्पेंड भी हुए, फिर जेडीयू के भीतर भी आए। जेडीयू वाले नेताओं को कुछ भी कहने का हक प्राप्त नहीं होता है कि भाई उनकी उम्र क्या है, उन्होंने 2 शादियां क्यों कर रखी हैं, क्योंकि उनके साथी हुए थे। तो ये जो अभी एक तो हम जो बात कह रहे थे उसमें ये था कि एक परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं आप कोयरी, कुर्मी के बीच में। परसेप्शन का मतलब है कि ये आप नहीं कह सकते कि हम आपको सत्ता देंगे, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। उनके हाथ में कुर्मी मुख्यमंत्री हैं अभी और कोयरी को मुख्यमंत्री बनना है, उनको इससे कम पर कबूल नहीं है कुछ भी। उनको मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको मुख्यमंत्री बनना है, उससे कम पर कबूल नहीं है। और इस अलायंस में, इंडिया ब्लॉक के अलायंस में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। इसलिए आप मुख्यमंत्री बना देंगे या कोई परसेप्शन क्रिएट करके आप वो वोट नहीं ले सकते। वो वोट आपको तभी मिलेगा जब आप उसका टिकट देंगे, जब उसके उम्मीदवार आप उतारेंगे तो आपको वोट मिल जाएगा। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में किया, लोकसभा चुनाव में किया, या लेफ्ट और आरजेडी ने बिहार में भी लोकसभा चुनाव में किया, जहां इन्होंने जैसे जेडीयू से लिया करके अभय कुशवाहा को चुनाव लड़ाया तो चुनाव जीत गए। तो इसको जब आप चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ये कोयरी, कुर्मी और धानुक तीनों के लिए। लेकिन ईबीसी में आप परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। ईबीसी को अभी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बहुत नहीं जगी है, या अभी उन लोगों ने सोचा ही नहीं है कि हमको भी सत्ता के शीर्ष पर कहीं जगह मिल सकती है। तो उनके बीच में आप एक धारणा बना सकते हैं कि आप इंडिया ब्लॉक को अगर वोट देते हैं तो आपको आपकी सत्ता में आपकी जगह बनेगी। बीजेपी तो नहीं बना रही है या नीतीश कुमार तो नहीं बना रहे हैं,
हम बनाएंगे आपको, अगर चूंकि हम मुकेश सहनी को भी ले आए हैं, उनको हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरा ईबीसी एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है, कोई एक रूप या समरूप समाज नहीं है, लेकिन ये अकेला ही एकमात्र ही आदमी तो है मुकेश सहनी ईबीसी के, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। और अब प्रदेश अध्यक्ष भी आगे मंगनी लाल मंडल। तो इसका एक जो मैसेज होगा, इससे जो धारणा बनेगी, नैरेटिव क्रिएट होगा, वो बीजेपी जेडीयू के लिए ज्यादा चिंता की बात है कि भाई आप तो कुछ नहीं दे रहे हैं ना, आपके तरफ से तो अगर सब ऐसी ही सब सारी चीजें रही तो जो अभी स्थिति है वही स्थिति रहेगी। आप एक फॉरवर्ड उप मुख्यमंत्री है, एक कुशवाहा उप मुख्यमंत्री है और एक कुर्मी मुख्यमंत्री है। आपके यहाँ ईबीसी की गुंजाइश कहाँ है? बिल्कुल। यहाँ तो गुंजाइश बन रही है ईबीसी की। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट होगा मुकेश सहनी और मंगनी लाल मंडल के जरिए, इसको टारगेट करने की, इससे चिंता करने की बात होगी बीजेपी जेडीयू। अब ये जो इसके आगे की राजनीति है, ये सोच समझ के, ये ऐसा नहीं है कि आज एक अचानक एक फैसला कर लिया। आपने ठीक याद दिलाया, आप प्रगति मेहता से लेकर के और अभी तक जितने प्रयोग कर रहे हैं लालू यादव और उधर नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, उनकी भी नजर है धानुक पर। और अपनी योजना के तहत ही नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से, जब ओबीसी और ईबीसी बना रहे थे तो धानु को उन्होंने ईबीसी में रखा, क्योंकि वो उनको पता था कि आप कोयरी कुर्मी ईबीसी में नहीं डाल सकते हैं, तो धानु को डाल देते हैं क्योंकि वो अपेक्षाकृत नीचे माना जाता है। कोयरी कुर्मी से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़ा कमजोर है, तो उसको ईबीसी में डाल दिया। उसका भी लाभ नीतीश कुमार लेते रहे, अपने इस समीकरण का भी, ईबीसी ओबीसी जो बनाया उसका भी, दलित महादलित बनाया उसका भी लाभ वो लेते रहे। लेकिन अब तो वो लाभ लेने की स्थिति में नहीं है ना। नीतीश कुमार तो अब कोई नया प्रयोग, कोई नया समीकरण जाति का बनाने की स्थिति में है नहीं। उनके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें, तो अब लालू यादव आज भी सोचने समझने की क्षमता में पूरी तरह से सक्षम है, उनकी पूरी क्षमता है, तो खुद समझ रहे हैं और उस तरह से वो पत्ते बिछा रहे हैं अपने। आपने देखा ही जन्मदिन की ठसक देखी ना, कि गुलदस्ता को छू भी नहीं रहे थे। गुलदस्ता को छू भी नहीं, ठसक तो देखी ना। देखे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन असली बात तो ये है दीदी कि देखिए, आप धारणा तो बना रहे हैं, आप विभिन्न समूहों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हर महीने नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, सिवान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, और प्रशांत किशोर रोज ही तपस्या कर रहे हैं जिलों में। लेकिन आपके इंडिया ब्लॉक में अब तक नेतृत्व तय नहीं हो पाया। परिणाम यह निकल रहा है कि तेजस्वी यादव जिलों की यात्रा कर भी लें तो जिलों में जाकर यह कह नहीं सकते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं 2025 में, यदि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो। यदि वे कहेंगे तो फिर से सवाल उठेगा कि कांग्रेस ने मुहर कहां लगाई है। तो यह मुहर कब लगेगी, यह बड़ा सवाल है। यह मुहर कब लगेगी, और बिना मुहर कोई रजिस्ट्री पेपर पर रजिस्ट्री का कोई वैल्यू होता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है ज्ञानेश्वर जी, और ये समझ में नहीं आता है कि क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस को जो बार्गेनिंग करनी है वो बार्गेनिंग करनी है। इस नाम पर तो क्या कांग्रेस ये तो बड़ा, मतलब कितने समय तक रेसिस्ट करेगी नहीं घोषित करने। अभी उस दिन भी लोगों ने पूछा, जिस बैठक की आपने बात कही 12 तारीख को जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद भी लोगों ने सवाल पूछा, तो राजेश राम ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जो आप लोग जानते हैं वही होगा। तो भाई ये कोई जवाब नहीं हुआ ना। जो हम लोग जानते हैं या जो हम लोगों ने सोच रखा है, तो आपको ये कहने में, जब इतना कह रहे हैं, तो इसमें क्या इशारों में आप तेजस्वी यादव कोई आपके जेठ लगते हैं, नाम लेने में आपको शर्म आ रही है कि आप कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही होगा। तो ये कह देना भाई, लेफ्ट पार्टीज ने लगभग कहा हुआ है कि लेफ्ट पार्टीज की तरफ से सहमति है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, वीआईपी की तरफ से सहमति है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, आरजेडी के तरफ से तो लालू यादव ने जाकर के अनाउंस ही कर दिया कि कोई माई का लाल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने, एक अकेले कांग्रेस पार्टी है जिसने अड़ंगा डाल रखा है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रही है, और वो नाम नहीं ले रही है तो भले सबको पता है कि तेजस्वी ही बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरजेडी में बेचैनी नहीं है, आरजेडी में परेशानी नहीं है, आरजेडी में बेचैनी है। आरजेडी में ये लग रहा है कि जितनी जल्दी कहें उतनी जल्दी जनता के बीच में जाकर के और इस बात का डंका बजाया जाए और उस पर राजनीति, और ये सामने रखा जाए कि भाई हमारा पहलवान आ गया अखाड़े में तेजस्वी यादव, आप बताइए आपकी तरफ से कौन है। तो ये भी नहीं पूछ पा रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक आपने घोषित नहीं किया। तो जब तक घोषित नहीं करेगा इंडिया ब्लॉक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा, तब तक आप ये आरजेडी तब तक नहीं कह सकती है जेडीयू बीजेपी से कि आपका चेहरा कौन है। तो ये सवाल नहीं पूछा, ये सवाल पूछे इसके लिए भी जरूरी है कि अनाउंसमेंट हो जाए, और ये अनाउंसमेंट हमको लगता है ज्ञानेश्वर जी तब तक नहीं सुलझेगी जब तक सीट बंटवारे को लेकर के कोई ठोस बातचीत नहीं हो जाती। ये उलझन, ये सवाल का हल तब तक नहीं निकलेगा। और कांग्रेस जो है, पता नहीं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है दो चीजों को लेकर के, एक तो मुस्लिम वोट को लेकर के और एक दलित में
राम वोट को लेकर के, उस वोट को लेकर के जो कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस में है, उसको लग रहा है कि हम रहेंगे तभी वो 100% वोट इंडिया ब्लॉक की तरफ ट्रांसफर होगा। और आरजेडी इस बात को मान रही है। देखिए, मुसलमानों के वोट के मसीहा एकमात्र अधिकार आरजेडी का है, लेकिन पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने देखा है अलग अलग प्रदेशों में कि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का एक रुझान अलग तरीके से बना है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि बीजेपी से लड़ाई तो कांग्रेस ही लड़ सकती है। तो कांग्रेस का प्रति सद्भाव बना है, और रिलेंटलेसली जो राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, इसका भी फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। तो अपनी इस बार्गेनिंग कैपेसिटी को कि मुस्लिम और राम वोट, जो दलित में एक चमार का वोट होता है, जो इंपॉर्टेंट 4-5% वोट का एक चंक है, उसको और कुछ फॉरवर्ड वोट को लेकर के जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के आधार पर कांग्रेस ब्लैकमेल करना चाह रही है आरजेडी। ब्लैकमेल करने का ये मतलब है कि ब्लैकमेलिंग ये है ज्ञानेश्वर जी, जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 140 से कम सीट नहीं लड़े, तो कांग्रेस है कि 140 आप 4 सीट छोड़िएगा और हमसे कह रहे हैं कि हम 20 सीट छोड़े या 25 सीट छोड़े। ये ब्लैकमेलिंग है कि हमारे पास ये वोट की कैपेसिटी, हमारे पास फॉरवर्ड भी है, हमारे पास दलित का भी एक हिस्सा है, हम मुस्लिम वोट में भी, भाई आखिर 2 मुसलमान एमपी तो उन्हीं का जीता है ना, 2 मुस्लिम एमपी तो कांग्रेस का ही जीता है, और वो भी साधारण एक दूसरी बार जीते, और एक तारिक अनवर इतने पुराने नेता है। तो ये जो कांग्रेस का ये जो कैपेसिटी है अपनी, उस कैपेसिटी पर वो ब्लैकमेल कर रही है आरजेडी को, और आरजेडी अपनी तरफ से फिर इसी ये भी आप समझे कि आपस की जो शाहमात, आपस में जो खेल है, उसमें ही धानुक ले आकर के, कति पिछड़ा ले आकर के बीजेपी ने, आरजेडी ने अपना दांव चलाया कि हम यादव मुसलमान अपना, उसके साथ हम मुकेश सहनी हमारे साथ मल्ला, और हम ईबीसी में एक धानुक भी ले आ रहे हैं, और कुशवाहा हम टिकट दे करके अपना गणित बिठाएंगे। तो आरजेडी का जो अभी आरजेडी के अंदर क्या है, देखिए एक बात और समझना चाहिए, हम लोग फिर कभी उस पर और चर्चा करेंगे। ये जो सर्वेज की, तमाम सर्वेज की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें बहुत स्पष्ट बढ़त दे रहे हैं लोग आरजेडी को, और उस आरजेडी से बढ़त के अलावा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी सबसे ज्यादा पसंद है, ये बात तो लगभग स्टैब्लिश हो गई। बिल्कुल, क्योंकि एक बार तो ऐसा था ना कि यशवंत देशमुख ने सी वोटर में भी 41% तक कहा था, 41% लोगों की पसंद है, बाद में वो थोड़ा कम हो गया, और अब पोल ट्रैकर ने भी 43% कहा है। तो ये जो अपना आरजेडी का भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ गया है। ये जो जिस ठसक की बात आप कह रहे थे लालू यादव के, वो उस ठसक के पीछे इसका भी हाथ है। तो हमको तो कई बार ये भी संदेह होता है कि कहीं ये सारे सर्वे वाले मिल करके चने के झाड़ पर तो नहीं चढ़ा रहे आरजेडी को कि तुम्हारी सरकार बन ही रही है। ये आप देखते ही रहते हैं, कई प्रदेशों में हुआ है कि भाई जितने सर्वे आते हैं, ट्रैकर आते हैं, उसमें विपक्ष जीत रहा होता है, और अंत आते आते नतीजे कैसे बदल जाते हैं। लेकिन दिल्ली में जो मैं रहा, और दिल्ली में जो कई लोगों की समझ है कि बिहार के चुनाव के जो अनुमानित नतीजे हैं कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच 25-30 सीटों का फासला ही होगा। हाँ, तो ये आम समझ दिल्ली में लोगों का, और इसी कारण शायद चिराग पासवान का मन भी बढ़ा हुआ है। खैर, इस पर हम लोग विस्तार से कभी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक में एक और चुनौती सामने आने वाली है। देखिए, पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि माई बहन मान सम्मान योजना 2500 रुपए, और कांग्रेस ने भी अपनी ओर से इसका ऐलान कर दिया। मैं पिछले दिन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भोज पर था। बिहार को लेकर कई चर्चाएं हो रही थी, यह भी सवाल पूछा गया। अमित शाह कुछ बोलते तो है नहीं साफ साफ, लेकिन उन्होंने इशारों में संकेत जरूर दे दिया कि बिहार की सरकार भी फ्री बीज की दिशा में कुछ करने जा रही है। और जब मैं पटना लौटा और बिहार के कई मंत्रियों से बातचीत की, तो इस पर बहुत गंभीरता से मंथन चल रहा है। आगे आने वाले महीने में, या संभव है इसी महीने में, इस बात का ऐलान हो जाए कि महिलाओं के खाते में इतने रुपए, 1500 रुपए या 1800 रुपए। फिर जो वृद्धावस्था पेंशन है, तारीफ पर भी कुछ फैसला संभव है अजीत जी। तो ये बड़ी बात, विकास मित्र, न्याय मित्र, उन्हें लेकर भी सरकार कुछ घोषणा कर सकती है। इन सब चीजों पर मंथन चल रहा है। भाजपा और जेडीयू में कुछ सहमति बन रही है। तो ये गवर्नेंस से जुड़े जो भी मसले हैं, गवर्नेंस के जरिए अगर कोई मैसेज बनाना है, या जो एक मॉडल था जिसको अरविंद केजरीवाल ने सबसे बेहतर तरीके से अपने यहाँ आजमाया कि सरकारी खजाने का मुंह खोल दो और जनता को चुनाव के समय या ऐसे भी मुफ्त में ऐसी चीजें दो जो आज तक नहीं सोची गई थी। बिहार के लोगों को मुफ्त में राशन के अलावा तो कुछ मिलता नहीं है। तो अभी तक बाकी सभी प्रदेशों में लोगों ने मुफ्त की चीजों का स्वाद चख लिया है, बिहार के लोगों को अभी ये स्वाद मिला नहीं है। मान लीजिए उन्होंने 2500 कहा है, अगर कल को जो बिहार सरकार है वो 1500 रुपए खाते में भेजने लगे, और कोई ऐसा प्रोविजन कर दे, 2-3 महीने का एक बार एडवांस कर दे, आगे का एक बार एडवांस कर दे, 4000-5000 महिलाओं के खाते में अगर पैसे आ जाए,
तो उसका तो एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होगा। फिर उसकी बिल्कुल। काट ये फिर ये जो तमाम सामाजिक समीकरण है वो ध्वस्त हो जाते हैं। ध्वस्त इसलिए होते हैं क्योंकि एक जो बीजेपी और जेडीयू को अपने ही सामाजिक समीकरण वाले लोगों को पैसा देना है, तो वो तो ऑलरेडी उनके साथ ही है। उसको थोड़ा आप तोड़ने की कोशिश कर रही है आरजेडी कांग्रेस, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं टूटेगा। अगर ये चीजें मिलने लगती हैं तो फिर वो नहीं टूटेगा। अगर ऐसा होता कि सामाजिक समीकरण में बराबरी की बात होती तो फिर ज्यादा एफर्ट करना होता। बराबरी नहीं है सामाजिक समीकरण में। सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग है वो जेडीयू बीजेपी की बहुत बड़ी है। उसमें अति पिछड़ा भी है, उसमें गैर यादव पिछड़े भी हैं, उसमें फॉरवर्ड भी हैं, उसमें दलित का भी एक 3/4 हिस्सा है। तो इसलिए उनका समीकरण हम लोग बार बार ये जो चर्चा करते हैं कि ऑलमोस्ट 60-65% एक तरफ है और 35% एक तरफ है। उसमें उसमें आरजेडी की जो उम्मीदें हैं, जो ठसक देख रहे थे लालू यादव की और जो कॉन्फिडेंस आया है सरकार बनाने का, उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी ये लोग काउंट कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे उसमें एक बड़ा वोट का हिस्सा जो है बीजेपी जेडीयू का होगा और वो कुछ वोट काटेंगे और आरजेडी कुछ नया वोट जोड़ लेगी तो उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर जो फ्री बीज की बात हो रही है, अगर नगद पैसे लोगों के खाते में आने लग रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर प्रशांत किशोर के लिए भी दिक्कत हो जाएगी और आरजेडी के लिए भी हो जाएगी। क्योंकि ये हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि नाराजगी है, लोगों में निराशा भी है, लेकिन ऐसा गुस्सा नहीं है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये अभी तक नहीं देखा है। ये आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए जो लोग कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो भी ऊब की वजह से कर रहे हैं। वोटर फटीग जिसको बोलते हैं, थकान की वजह से कर रहे हैं। नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो बातें उठ रही हैं उसकी वजह से कर रहे हैं। इस वजह से कह रहे हैं कि 20 साल से एक ही चेहरा देख करके उबे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के कामकाज से ऐसी नाराजगी है कि उनको उखाड़ के फेंक देना है, एकदम हटा देना है, ऐसी नाराजगी नहीं है। तो जब ऐसी नाराजगी नहीं होती है तो सरकार थोड़ा बहुत उपाय करके और अपने को बचा लेती है। जैसे अभी जो तमाम ये बट रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जो बोर्ड निगम में अध्यक्ष और सब, ये इससे भी तो एक सामाजिक समीकरण को आप मैसेज दे ही रहे हैं। अपने सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपकी है, जो उसको डेवलप किया है आपने, उसको मैसेज दे रहे हैं। फ्री बीज से भी दे देंगे तो बहुत नाराजगी नहीं होती है। अगर बहुत एंगर नहीं होता है, उखाड़ फेंकने की भावना नहीं होती है, तो सरकार ज्यादा सहज स्थिति में होती है उसको मैनेज करने। अगर बहुत गुस्सा हो सरकार मैनेज नहीं कर सकती। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा था 14 में, तो नहीं मैनेज हुआ। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गुस्सा है और या वोटर फटीग है, थोड़ी ऊब है, थकान है, तो उसको सरकार मैनेज कर सकती है। वो फिर छोटी छोटी तुरपाई करने से वो काम नहीं चलेगा। आपको उसके लिए बड़ा बड़ा अम्ब्रेला बनाना होता है, जो नहीं बना पाई आरजेडी। अभी कोशिश अभी चल रही है, उधर बना हुआ है। और उधर जो आपने कहा, अब महीने 2 महीने में अगर वो हो जाता है, फिर सारा डायनेमिक्स बदल जाएगा बिहार। चलिए, तो फिर सारा डायनेमिक्स बदल जाएगा। लेकिन अभी एक आस जगी है और आरजेडी को यह इस बात की उम्मीद है कि पहले मुकेश सहनी और अब मगनी लाल मंडल का प्रयोग क्या सच में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना ही देगा। आगे समीकरण क्या बनता है, क्या बिगड़ता है, यह भी बताएंगे। देखते रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।